नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। भैया दूज के पर्व पर सुबह 8:30 बजे कपाट हुए बंद। वैदिक विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए गए हैं। 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने हैं। बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली रामपुर के लिए रवाना। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर जय बाबा केदार के जय घोष से केदारपुरी गूंज उठा था। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों में के बीच वैदिक विधि विधान और परंपराओं के साथ बाबा केदार के मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर श्री बद्रीनाथ धाम केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों समेत 15,000 से भी अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने हैं। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से भी भव्य रूप से 10 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया था। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव टोली अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए रवाना हुई है। बाबा को उनके गद्दी स्थल तक पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा की पंचमुखी डोली के साथ साथ पैदल ही रवाना हुए हैं। केदारपुरी में आज मौसम साफ रहा है। हालांकि ऊंची पहाड़ियों में बर्फ पड़ी होने की वजह से सर्द हवाएं जरूर चल रही है। श्रद्धालुओं को ठंड की चपेट में लेती रही है, लेकिन ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद होने के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित समस्त तीर्थयात्री, सभी भक्तजन और स्थानीय लोग, हकाबुकारी केदार सभा, आज बहुत ही भाव विभोर वाले पल है, क्योंकि पूरे 6 माह भगवान श्री केदारनाथ जी ने सभी भक्तों को दर्शन दिए और हम श्री केदार सभा की ओर से और हम हकुमदारी यहाँ पे पंचायत समिति की ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रही सभी भक्तों पर। आज 8:30 पर भगवान श्री केदारनाथ जी की चल विजय डोली अपने शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर ऊंची मठ के लिए प्रस्थान करेगी और पहला पड़ाव आज रामपुर में होगा और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और तीसरे पड़ाव के लिए अपने शीतकालीन प्रवास श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊंची मठ पहुंचेगी। सभी भक्तों पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है। 6 माह तक नर पूजा है। 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आज कपाट बंद कर दिए गए हैं, अब फिर कपाट खुलने का इंतजार श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा। जब कपाट बंद किए गए तो उस वक्त किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे? तो देखिए, आजकल चारधाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर है। हालांकि लगातार गंगोत्री और अब बाबा के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 4 बजे से ही मंदिर समिति के द्वारा पूजा पाठ शुरू की गई थी। मंत्र उच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पूजा पाठ की गई और जो मिलिट्री के बैंड बाजे होते हैं उनके साथ यहाँ एक डोली भी रवाना की गई है। यानी कह सकते हैं कि आज यहाँ जो माहौल था वो गूंजामय माहौल था और पूरी तरीके से यहाँ आज भक्ति में माहौल देखने को मिल रहा था। हालांकि शीतकालीन के लिए बाबा केदार के जो कपाट है वो बंद हो गए हैं और पहला पड़ाव जो पड़ने वाला है वो रामपुर पड़ेगा। उसके बाद गुप्त काशी होते हुए ओंकेश्वर मंदिर जो डोली है वो पहुंचेगी। और हमने देखा है कि लगातार कई दिनों पहले से ही, दीपावली के दिन से ही बाबा केदार
केदार के मंदिर को करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। और आज जिस तरह से कपाट बंद हुए तो कहीं ना कहीं 15,000 से जो ज्यादा श्रद्धालु है वो पहुंचे थे और इस आज शुभ दिन का साक्षी बने हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भगवा में माहौल यहाँ पे दिखाई दिया गया है और जय घोष के साथ यहाँ आज जो श्रद्धालु थे वो पूरा भक्ति में माहौल यहाँ पर आज बनता हुआ दिखाई दे रहा था। ठीक है, देखिए संजय, आज सुबह का माहौल आपने बताया कि किस तरीके का वहां पर रहा, विधि विधान के साथ, परंपराओं के साथ पूजा अर्चना की गई, फिर कपाट बंद कर दिए गए। अब अगले 6 महीने के लिए बाबा केदार के दर्शन कहाँ होंगे, वहां पर क्या तैयारियां? देखिए, जिस तरह से आज बाबा की जो डोली है वो यहाँ से रवाना की गई है। हालांकि जो पहला पड़ाव होगा वो रामपुर होगा, उसके बाद गुप्त काशी होगा और उसके बाद जो श्रद्धालु होंगे, देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ उत्तराखंड पहुंचते हैं तो जो बाबा के दर्शन होंगे वो कहीं ना कहीं ओंकेश्वर मंदिर कर सकेंगे। वहां पर भी भव्य तैयारी की गई है क्योंकि इस दिन का इंतजार भक्तों को रहता है। क्योंकि जब लगातार हम देखते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हुई थी उसी दिन से ही लगातार जो श्रद्धालु थे लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे थे। हालांकि थोड़ी बहुत असुविधाएं भी लोगों को हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से इस बार चारधाम यात्रा को संपन्न किया है और आने वाले 6 माह बाद भी जो सरकार है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। यानी किसी तरह की किसी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उनके रहने कहने और रुकने की व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा की जाए और जो असुविधा इस बार हुई है वो आने वाले जब कपाट खुलेंगे तो उस दौरान ना हो, उसके लिए भी धामी सरकार ने विशेष ख्याल रखा गया। और लगातार हम देख रहे हैं कि अब जो कपाट है वो लगातार बंद हो रहे हैं और 17 नवंबर में बाबा बद्रीनाथ के भी कपाट बंद हो जाएंगे। ठीक है संजय, देखिए इस बार जो है काफ़ी सुविधाएं हमने देखी, कहीं कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो तुरंत ही धामी सरकार की तरफ से एक्शन उन शिकायतों पर लिया गया। 17 नवंबर को जैसा कि आपने कहा कि बद्रीनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे, लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में रहता है कि हर 6 महीने के अंतराल पर कपाट क्यों बंद होते हैं, क्यों खुलते हैं? देखिए, लगातार ही बहुत अच्छा सवाल है आंचल आपका। लगातार हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं 3000 फीट ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ठंड बढ़ जाती है। यही वजह है कि वहां जो बाबा केदार की बात की जाए या बद्रीनाथ बात की जाए या फिर गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए तो वहाँ बर्फ पड़ जाती है। इसके अलावा वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी पलायन कर जाते हैं। यही वजह है कि बाबा को उनके स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जब सीजन आता है, जब यात्रा शुरू होती है नवंबर माह में, फिर महाशिवरात्रि के बाद यात्रा शुरू हो जाती है, ऐसे में ठंड कम हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ने के कारण बाबा को यहाँ से उनके स्थान पर पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो देश के कोने कोने से या फिर देश के श्रद्धालु पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो बाबा केदार के दर्शन है वो ओंकेश्वर मंदिर कर सकेंगे। जी आंचल। चलिए ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपने काफी अच्छे विस्तार से बताया कि कपाट क्यों बंद होते हैं। दरअसल हम बता देते हैं कि क्यों बंद किए जाते हैं कपाट। चारों धाम ऊंचाई पर होने से यहाँ ठंड और भी ज्यादा चरम पर पहुंच जाती है। इन सभी धामों तक पहुंचने का रास्ता काफी कठिन हो जाता है। ठंड के समय बर्फ पड़ने से रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाता है और कहीं कहीं जगहों पर रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ठंड भी बढ़ती रहती है और ठंड में सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, संजय से जान लेते हैं। संजय, जब आज पूरे विधि विधान के साथ, परंपराओं के साथ जब कपाट बंद किए गए तो उस वक्त जो तस्वीरें, जो नजारा हमने देखा वो काफी ज्यादा खास रहा था नजारा। लेकिन क्या इन तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या फिर किसी दिग्गज नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, लगातार ही राज्य सरकार का यही प्रयास रहता है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें किसी भी तरह का असुविधा का सामना ना करना पड़े। और आज जिस तरह से हमने देखा है कि जो केदारनाथ का माहौल था वो वाकई गूंजामय माहौल था। यहाँ पे तस्वीर देखते ही बन रही थी। मिलिट्री के जो बैंड बाजे हैं उनकी धुन है, उनके साथ यहाँ उत्सव डोली को रवाना किया गया है और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पूजा पाठ चल रही थी। दिवाली के दिन से ही यहाँ पर एक भगवा में माहौल था, यहाँ गूंजामय माहौल था, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि इस पल का साक्षी बने। और यही वजह है कि आज
देश के कोने कोने से यहाँ पर करीब 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके अलावा जो ढोलों और गानों की धुन थी वो वाकई देखने लायक थी। और हालांकि जो इस पल के साक्षी बने हैं वो भी वाकई लोग जो बता रहे थे कि जो वहाँ का माहौल था वो गुंजामय माहौल था। और अब सभी श्रद्धालुओं को इंतजार है कि अब बाबा केदार में वापसी कब होगी, कब दोबारा से एक बार फिर यहाँ पर यात्रा कर सकेंगे। बिल्कुल संजय, लोग अक्सर इंतजार करते हैं, श्रद्धालु इंतजार करते हैं कि कब बाबा केदारनाथ पहुंचेंगे और हम उनके दर्शन कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर के कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना भी शुरू कर दिया गया। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शैला रानी रावत की बेटी को टिकट ना देने का अपमान, टिकट बंटवारे पर फिर शुरू हुई है सियासत। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नोटियाल को दिया है, जिसे लेकर के अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है, क्योंकि शैला रानी रावत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसलिए उनकी बेटी की उपेक्षा जायज नहीं। वहीं पर बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इस सिरे से नकार दिया है, सिरे से खारिज किया है और खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने सोच समझकर ही टिकट का बंटवारा किया है। आशा नोटियाल एक जुझारू महिला है, पार्टी की जीत को अवश्य सुनिश्चित करेंगी। हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं, तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है और हमारा अपना परिवार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज वो पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। विकासनगर सहित पूरे पचवादुन में खनन माफियों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, विकासनगर में खनन माफियों ने चेकिंग बैरियर पर वन कर्मियों के साथ बदसलूकी तक कर डाली है। वहीं वन कर्मी ने इसका वीडियो बना लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय किस तरह चेकिंग बैरियर पर जबरदस्ती अपनी जेसीबी मशीन और अवैध खनन से भरे हुए वाहन निकालने के लिए खनन माफिया वन कर्मियों के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। आरोप है कि खनन माफियों ने वन कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाई है। आरोपियों के खिलाफ अब डाक पत्र पुलिस चौकी में वन कर्मियों की तरफ से तहरीर दे दी गई है, लेकिन मामला खनन से जुड़ा होने के चलते इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी करने का भी जो आरोप है वो लगाया गया है। पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। पुलिस घर घर जाकर के जांच कर रही है। हर घर में सत्यापन करवाना अनिवार्य। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही है। खबर हरिद्वार से आपको बता रही है, जहां पर पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। जिले में सभी थाने की और कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध और बिना सत्यापन
कि किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की रही है। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार के सिडकुल, रानीपुर, कनखल, ज्वालापुर, लक्सर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस घर घर पहुंच करके सत्यापन कर रही है। पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर के जांच खुद कर रही है। अब खबर हरिद्वार से, जहां पर धनौरी क्षेत्र में एक गुलदार का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसे लेकर के वन रेंजर विनय राठी ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का असली कारण जो है वो पता चल पाएगा। तो देखिए, वन विभाग की टीम जैसे ही सूचना मिली तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। उसके बाद गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही वन विभाग की टीम की तरफ से ये कहा गया है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। अभी जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर देखने को मिली है उनसे मामला संदिग्ध ही लग रहा है, लेकिन असली वजह क्या है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तभी खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार मौत का कारण क्या है। लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि धनौरी के शमशान घाट के पास एक गुलदार मृत अवस्था में है। मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए लोकल स्टाफ को मौके पे भेजेगा और मैं तुरंत ही अब मौके पे हूँ, जिसकी मैंने प्रथम दृष्टया जांच की जो कि ऐसा लग रहा कि संदिग्ध अवस्था में गुलदार की मौत हुई है और इसकी जांच बारीकी से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कुछ सच्चाई का पता चलेगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार देहात क्षेत्र में भाई दूज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। भाई दूज हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें व्रत रखती है, पूजा अर्चना करती है, कथा सुनती है और ये सब करने के बाद भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती है। वहीं इस बार भाई दूज त्यौहार पर भाई अपने बहनों की यहाँ शगुन उपहार और घर में बनाई गई मिठाइयाँ लेकर के पहुंचे हैं। बहनों ने भी परंपरा अनुसार भाइयों के माथे पर तिलक किया, विशेष भोज खिचड़ी का भोज करवाया, फिर उन्हें कपड़ा और नारियल देकर के विदा किया। तो उधर हरिद्वार के श्यामपुर में स्मैक तस्करी के मामले में फरार 10,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी दुबई भागने की फिराक में था। आरोपी पुलिस को लगातार 4 साल से चकमा दे रहा था। आपको ये भी बता दें कि नशे की काली कमाई से आरोपी कई देशों की यात्रा कर चुका है। तो वहीं पर आरोपी को कोर्ट में पेश कर फिलहाल जेल भेज दिया गया है। आरोपी की धरपकड़ में पुलिस के अलावा हरिद्वार LIU CIU की टीम ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। SSP ने पुलिस टीम के काम की सराहना की। तो वहीं इस बीच बड़ी अपडेट मिल रही है। रुड़की के मंगलोर में वन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल वन माफिया कर रही हैं लकड़ियों की बेलगाम कटाई। वन विभाग को मामले की कोई अभी तक खबर नहीं है। पेड़ कटाई के दौरान पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को देख तस्कर मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड के रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रही है। रुड़की के मंगलोर में वन माफिया बेखौफ होकर के पेड़ों को काट करके तस्करी कर रही है। दरअसल वन माफिया रात के अंधेरे में पेड़ों को काट रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस बात की खबर वन विभाग को कानों कान तक नहीं है। वन माफिया अवैध तौर पर पेड़ कटाई कर सरकार को हजारों और लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंगलोर के लिबरहेडी गांव में पेड़ों की कटाई के दौरान स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके कारण वन माफिया पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस को मौके से एक ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में आम की लकड़ी को भी जब्त कर लिया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको रुड़की के मंगलोर से हम बता रहे हैं, जहां पर वन माफिया बेखौफ होकर के लकड़ियां काट रहे हैं। रात को लकड़ियां काटी जाती है और इस बात की सूचना वन विभाग को कानों कान नहीं है। तो
तो इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, लक्सर के एक खेत में अचानक से आग लगी है। लक्सर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आगजनी में पूरी फसल जल करके खाक हो चुकी है। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। आग बुझाने की कोशिश में जुटा हुआ है पूरा गांव। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उस पर काबू नहीं पाया गया तो फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शेखपुरी गांव में राजकुमार नाम के किसान के खेत में अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल पाया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। कई बीघा गन्ने की फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं आनन फानन में स्थायी लोगों ने पहुंच करके आग बुझाने की कोशिश की। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही, और उसके बाद कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में 30 लाख से अधिक की फसल जल करके नष्ट हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं लक्सर से। हमारे गन्ने के खेत में आग लग गई थी। इस दौरान हम भी बहुत तेज़ी से हमें मालूम पता चला कि आपके खेत में आग लग गई है गन्ने के, तो हम तुरंत एकदम आए और उसको काबू करने की कोशिश करी। और फायर ब्रिगेड की भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका। मैं भी बहुत जल्दी हमारे पास सूचना देने पर तुरंत एकदम आ गए थे और आग पर काबू पा लिया गया था। तो उधर देहरादून के प्रेम नगर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। वहीं पर जवाबी कार्रवाई में बदमाशों पर पुलिस ने फायरिंग की है। दरअसल सिंगनीवाल में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार इस बदमाश को रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस पर फायर करके मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और आरोपी को शेरपुर निर्माणाधीन हाईवे के पास घेर लिया है। बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पास से पुलिस को जिंदा कारतूस और हथियार भी बरामद हुए हैं। आरोपी पहले से ही थाना प्रेमनगर में 10,000 का इनामी बदमाश भी है। गोकशी के अपराध में काफी समय से फरार चल रहा था। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड चहलकदमी करता नजर आया है। दरअसल गणपति धाम कॉलोनी में 5 हाथियों का झुंड जो है वो कॉलोनियों में घूमते हुए देखे गए हैं। हाथियों के घरों के सामने से गुजरता देख कॉलोनी वासियों में दहशत बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है, शिकायत दर्ज करवाई है। हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।